प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टीटवाना। पिछले वीडियो व्याख्यान में जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान यानी फॉसिल और पैलेंटोलॉजी के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपके साथ साझा की थी। उसी को वापस रिमाइंड करते हुए आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया, जीवाश्म विज्ञान की शाखा का वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान दोनों से बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, क्योंकि जीवाश्म जो हैं वो हजारों वर्षों पूर्व के प्राणी या वनस्पति के जो जीव अवशेष हैं, जो चट्टानों में संरक्षित हो जाते हैं, उन्हें हम जैसे जीवाश्म कहते हैं, उससे संबंधित उनका क्रमबद्ध अध्ययन है, वो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। बॉटनी और जूलॉजी के अलावा पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान का ऐतिहासिक भूविज्ञान यानी हिस्टोलॉजिकल जियोलॉजी के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है। ऐतिहासिक भूविज्ञान से जीवाश्म विज्ञान का अति निकट का संबंध है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं, उनकी व्याख्या हम ऐतिहासिक भूविज्ञान में करते हैं, और इसके अंतर्गत पूर्वकालिक भूगोल यानी पेलियो जियोग्राफी, जलवायु यानी पेलियो क्लाइमेट तथा वातावरण पेलियो एनवायरनमेंट का अध्ययन भी करते हैं। ये अध्ययन जीवाश्म में स्थित सेलों यानी कि फॉसिलिफेरस स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अध्ययन से ही संभव हो पाया है। अतः इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जीवाश्म विज्ञान का क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक भूविज्ञान हिस्टोरिकल जियोलॉजी तक ही सीमित है, बल्कि ये स्थित सेल विज्ञान यानी भूविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा स्ट्रेटिग्राफी तक विस्तृत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैलेंटोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी और स्ट्रेटिग्राफी, इन सब के डोमेन में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। स्थित सेल विज्ञान के अंतर्गत यानी स्ट्रेटिग्राफी में हम स्थित सेलों के गुणों, उनके अनुक्रम, उत्पत्ति और सहसंबंध का अध्ययन करते हैं। इन सब में फॉसिल्स महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिग्राफी का भी पैलेंटोलॉजी के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहता है। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स की जो खोज है, उसमें भी जीवाश्म विज्ञान का महत्वपूर्ण रोल होने लगा है। पेट्रोलियम की खोज में जीवाश्म विज्ञान की उपशाखा, जिसे हम सूक्ष्म जीवाश्म विज्ञान या माइक्रो पैलेंटोलॉजी कहते हैं, का ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा है। फॉसिल फ्यूल में ही हम अगर कोयले की खोज की बात करें या कोयले के बारे में जो निक्षेप खोजे जाते हैं, उसमें भी पैलेंटोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एनिमल और प्लांट किंगडम में जो पूरा क्लासिफिकेशन है और जो अब तक पृथ्वी के विकास के साथ प्राणियों और वनस्पतियों का जो विकास हुआ है, उस विकास की कड़ी में कई ऐसी प्रजातियां हैं जो पूर्व के काल में थी और आज एक्सटिंक्ट हो गई। उनका अगर रिकॉर्ड हमें देखना होता है तो उसमें फॉसिल्स और पैलेंटोलॉजी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए इस पूरे इवोल्यूशन को, पूरे चक्र को एक साथ हमको समझाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब हम फेसिस फॉसिल्स या संलक्षणी जीवाश्म के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि स्थित सेल विज्ञान में फेसिस या संलक्षणी का उपयोग करते हैं, उसी अर्थ में जीवाश्म विज्ञान में भी संलक्षणी जीवाश्म का उपयोग किया जाता है। प्राय उसी अर्थ में इस शब्द का उपयोग जीवाश्म विज्ञान में भी हम करते हैं। स्थित सेल विज्ञान में अवसादी संलक्षणी यानी सेडिमेंट्री फेसिस ऐसे अवसादी निक्षेप या सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स को कहते हैं
जिसके स्वयं के कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण निकटवर्ती तुल्य आयु वाली औषधि निक्षेपों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। मैं आपको उदाहरण देकर जैसे लोकल एरिया को कंसिडर करते हुए बताऊं, जैसे मकराना है या बिलाड़ा है, या हम देखते हैं कि मार्बल है और बिलाड़ा में लाइमस्टोन है। मार्बल तो चूंकि कायांतरित चट्टान है, इसलिए उसको हम इस सलक्षणी वाले कंसेप्ट से एक बार हटा देते हैं। लेकिन बिलाड़ा में लाइमस्टोन है और बिलाड़े के पास ही जोधपुर में सैंडस्टोन है। अब ये मारवाड़ सुपर ग्रुप के हैं दोनों आयु के हिसाब से, लेकिन इन दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एक लाइमस्टोन की सलक्षणी हो गई और एक सैंडस्टोन की हो गई। एक ही आयु के होते हुए लेकिन इन दोनों के विभिन्न कैरेक्टर्स, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इनको हम सेडिमेंट्री फेसिस के रूप में अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो ठीक इसी तरह से जैसा कि अभी मैंने कहा, स्तरित सेल विज्ञान में औषधि सलक्षणी ऐसे औषधि निक्षेप को कहते हैं जिनके स्वयं के कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण निकटवर्ती तुल्य आयु वाले औषधि निक्षेपों के गुण से सर्वथा भिन्न होते हैं। क्योंकि प्रत्येक सलक्षणी एक विशेष वातावरण को दर्शाती है और प्रत्येक प्राणु समूह भी एक विशेष वातावरण के लिए अनुकूलित होता है। अतः स्वाभाविक रूप से इन सलक्षणियों में पाए जाने वाले प्राणी समूहों अथवा जीवाश्म समूहों के लक्षण भी भिन्न होंगे, परंतु ऐसे तुल्य आयु वाले परंतु भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवाश्म समूहों को सलक्षणी जीवाश्म कहते हैं। सलक्षणी जीवाश्म समूहों को पृथक करना अथवा पहचानना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। तो ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेसिस फॉसिल्स क्या होते हैं, एक ही समान कालखंड के आयु के वो फॉसिल्स जो विभिन्न वातावरण को दर्शाते हैं, उनकी अनुकूलताएं विभिन्न होती है, तो इसलिए उनको हम फेसिस फॉसिल्स के रूप में संबोधित करते हैं। अब यहाँ तक जब हमने आपको जीवाश्म विज्ञान, सलक्षणी जीवाश्म के बारे में चर्चा करते हुए इसकी प्रारंभिक जानकारी से अवगत कराया, तो अब आपके सामने जीवाश्म क्या है उसका खाका आपके दिमाग में समझ में आने लग गया होगा। फिर भी हम उसको एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। ऐसे प्राणियों और वनस्पतियों के अवशेषों को जो पुरातन काल में कभी इस पृथ्वी पर पाए जाते थे जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म में विलुप्त प्राणियों के अवशेष का अर्थ निहित नहीं है। ऐसी जातियां जो पुरातन काल से लेकर वर्तमान काल तक में भी पाई जाती हैं, उनके अवशेषों को भी जीवाश्म कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर नॉटिलस आधुनिक काल में भी जीवित है और इसके जीवाश्म भी प्राप्त हैं। आदर्श जीवाश्म के लिए पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों की उपस्थिति का सूचक होना ही पर्याप्त नहीं है। उन अवशेषों को ऐसा होना चाहिए जिससे प्राणियों और वनस्पतियों के साइज, आकार, संरचना और अलंकरण आदि के विषय में भी ज्ञान हो सके। उत्तम और आदर्श जीवाश्म के लिए आयु तीसरा प्रतिबंध है, अर्थात जीवाश्म की भूवैज्ञानिक आयु अत्यंत आवश्यक है। जब जीवाश्म की आयु बतलाई जाती है तब उसका अर्थ 2, 4 या केवल 100 वर्षों से नहीं होता। भूवैज्ञानिक आयु हजारों से लेकर लाखों वर्ष तक आंकी जा सकती है। कुछ वर्ष पूर्व मृत मनुष्य के गड़े हुए अस्थि पंजर को हम जीवाश्म नहीं कह सकते, परंतु जैसे पहले मैंने बताया, यूरोप की गुफाओं में जो क्रो-मैग्नोन मनुष्यों के अवशेष मिले हैं जो 20,000 साल से अधिक पुराने हैं, उन्हें भी हम जीवाश्म की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि भूवैज्ञानिक दृष्टि से उन अवशेषों की आयु 1000 वर्षों में है। यहाँ अभी जैसे मैंने स्पष्ट किया, प्राणी या वनस्पति के अवशेष होना ही जीवाश्म कहलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्राणियों और वनस्पतियों के साइज, आकार, संरचना
और अलंकरण आदि के विषय में भी अगर कोई जानकारी सेलों में संरक्षित हो जाती है तो उसे भी हम फॉसिल्स के रूप में इंगित करते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें हम इक्नोफॉसिल्स बोलते हैं। कुछ जीवाश्म वैज्ञानिकों के अनुसार केवल उन्हीं अवशेषों को जीवाश्म कहना चाहिए जिनका परिरक्षण केवल प्राकृतिक कारकों और प्रक्रियाओं द्वारा हुआ हो, परंतु यह तर्क भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि किसी अवशेष के परिरक्षण में केवल प्रकृति का हाथ है अथवा मनुष्य या अन्य किसी जीव का, यदि ये जीवाश्म संबंधी अन्य सभी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है तो उसे भी हम जीवाश्म की परिभाषा के अंतर्गत ले सकते हैं। अब हम जीवाश्म के जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे प्राचीन जीवाश्म कैम्ब्रियन कल्प से पूर्व की यानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से पृथ्वी पर जीवन के प्रमाण संबंधी जानकारी देते हैं, जबकि जीवन की उत्पत्ति का रहस्य अभी भी पूरा खुला नहीं है। अधिकांश वैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार जीवन की शुरुआत कार्बनिक पदार्थों यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वायुमंडल एवं धरातल पर संश्लेषण से हुई थी, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एटमॉस्फेयर और अर्थ सरफेस पर जो सिंथेसिस हुआ उससे जीवन की उत्पत्ति हुई, ऐसा अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं। जीवन के प्रमाण पृथ्वी पर रासायनिक अवशेष के रूप में, जैव पदार्थों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में, जबकि जैव अवसादी प्रमाण स्ट्रोमेटोलाइट के रूप में मिलते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स की चट्टानें हमारे राजस्थान में उदयपुर के अरावली की पहाड़ियों में दिखाई पड़ते हैं और पूरी विश्व की भूवैज्ञानिक यहाँ उदयपुर में आकर उन स्ट्रोमेटोलाइट्स पर शोध करते हैं। आर्कियन समय के अवसादों से यानी कि 3.76 बिलियन ईयर्स पूर्व के जीवन संबंधी प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन उनके जैव होने संबंधी अभी भी विवाद है, जबकि अविवादास्पद सूक्ष्मदर्शी साइनोफिशियन अवशेष जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पोल डोम क्षेत्र से मिले हैं, उनकी आयु 3556 मिलियन ईयर्स यानी 3.55 बिलियन ईयर्स अगर कहें तो आकी गई है। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो भारत में भी 3000 मिलियन ईयर पूर्व के प्रमाण उड़ीसा के भद्रशाही क्षेत्र से आयरन और सुपर ग्रुप की चट्टानों में निक्षेपित मिले हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवाश्म और जीवाश्म विज्ञान पृथ्वी पर हमारे जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम का जो पूरा इवोल्यूशन का साइकिल हुआ है उसको समझाने में चट्टानों को आयु से किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं उसमें, और किसी भी क्षेत्र की पेलियो जियोग्राफी, पेलियो क्लाइमेट, पेलियो एनवायरनमेंट, इन सब को समझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए भूविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में पैलेंटोलॉजी का नाम लिया जाता है और पैलेंटोलॉजी के तहत हम विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फाउना के फॉसिल्स यानी प्लांट और एनिमल रिमेन्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते आए हैं और करते रहेंगे। विद्यार्थियों, इस प्रकार इन 2 व्याख्यानों में मैंने आपको पैलेंटोलॉजी और फॉसिल्स के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपके साथ साझा की। कोरोना के इस काल में अभी तक दवाई आई नहीं है, लेकिन सुखद खबर यह है कि वैक्सीनेशन 13 जनवरी या 15 जनवरी के आसपास प्रारंभ हो जाएगी। पहले दौर में कोरोना वॉरियर्स को, उसके बाद 50+ वाली आयु के हमारे भारतीयों को और उसके बाद तीसरे या चौथे चरण में आम नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। जब तक दवाई नहीं, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है अभी बहुत ज़रूरी, इस टैगलाइन का ध्यान रखें। अपने आप को बार बार
हाथों को सैनिटाइज करें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। 18 तारीख से महाविद्यालय के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, यूजी और पीजी के, उनके लिए क्लासेस प्रारंभ करने की एसओपी जारी हो गई है। उस एसओपी के कोरोना गाइडलाइंस के तत्वाधान में ही उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए महाविद्यालय में फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स की क्लासेस चालू की जा रही हैं। आप तब तक अपने घर बैठे अध्ययन को अनवरत जारी रखें। जो भी वीडियो राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, उन्हें बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें।